नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके माध्यम से ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ चमोली जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कांस्य पदक विजेता धावक परमजीत सिंह और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानसी नेगी और आदित्य नेगी ने किया। टोक्यो में इस साल 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं जनपद चमोली के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व जनपद स्तरीय खिलाड़ियों द्वारा सेल्फी पॉइंट में अपनी सेल्फी लेकर दी जा रही है। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ओलंपिक से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामनाओं के लिए खेल विभाग ने सभी से अपील की है कि वो स्टेडियम गोपेश्वर में बनाए गए सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेकर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। और रुड़की से विधायक देशराज कर्णवाल ने इसका शुभारंभ किया। विकासखंड कार्यालय की इमारत को ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 90,14,000 की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आए दिन झबरेड़ा विधानसभा में सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्ताव पर ही आज राज्य योजना से खंड विकास कार्यालय की इमारत को तैयार किया गया है। तो झबरेड़ा से विधायक हैं देशराज कर्णवाल, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। ये बहुत छोटा था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो इसलिए इस बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि गांव के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, जो इस डेवलपमेंट कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर बैठक में आते थे। हमने देखा कि बैठक के लिए जगह भी बहुत छोटी थी। वहाँ पे प्रधान और बीडीसी की जब बैठक होती थी उसमें नहीं आ पाते थे, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। और ब्लॉक क्षेत्र पंचायत के डेवलपमेंट में ये बिल्डिंग मील का पत्थर साबित होगी। सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसमें बैठ कर के अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सबसे पहले जिला पुस्तकालय में चालू पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि इसे तेजी इसमें लाई जाए। तो निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर यहां पे नाराजगी जाहिर की गई और जिलाधिकारी ने यह कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, गति लाई जाए, ताकि काम जल्द से जल्द पूरे हो सकें। रुद्रपुर में दुकानदार को दुकान में नाबालिग से काम करवाना भारी पड़ गया। श्रम विभाग ने दुकानदार के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कोविड कर्फ्यू के दौरान एसडीएम विशाल मिश्रा और सीओ सिटी अमित कुमार के साथ बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान बांगा हार्डवेयर स्टोर पे काम करता हुआ 13 साल का एक नाबालिग दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी श्रम विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे श्रम विभाग के इंस्पेक्टर अनिल पुरोहित ने दुकानदार से जानकारी ली तो वो कुछ भी बोलने से बचता नजर आया, जिसके बाद श्रम विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई। पुलिस ने मामले में दुकानदार जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
एसडीएम साहब के निर्देशानुसार लॉकडाउन में ये बाज़ार का भ्रमण कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने ये पाया कि एक मैसर्स बांगा हार्डवेयर की शॉप है, जिसमें उन्होंने देखा कि एक 13 वर्ष का बच्चा मास्टर नियोजित काम कर रहा है। तो इन्होंने जो उसके जो मालिक हैं उससे ये जानकारी करनी चाहिए, तो ये उस बच्चे को अपने दुकान पर जो है जो बाल श्रम के लिए रखा था उससे संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए। तो इसमें इन्होंने बाल श्रम अधिकारी ने कल उक्त जो अभियुक्त है इसके विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग पंजीकृत करा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और मसूरी देहरादून मार्ग पे कोलू खेत के पास दो गाड़ियों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन तस्वीर बता रही है कि कैसे आमने सामने की इस टक्कर में गाड़ी का जो अगला हिस्सा था दोनों गाड़ियों का वो ध्वस्त हो गया और जरा सी लापरवाही ने यहां एक हादसे को दावत दे दी। दिनेशपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर और बदहाल हुई चिकित्सा सेवा के विरोध में यूथ एवं महिला कांग्रेस के बैनर तले 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक की तैनाती के साथ अन्य मांगों को रखा। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की महामंत्री ममता हलदार ने कहा कि क्षेत्र की आबादी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर है और अस्पताल में ना तो महिला चिकित्सक है ना ही अन्य विशेषज्ञ। ऐसे में लोगों को आपातकाल की स्थिति में प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे जब हमारे माननीय रावत जी था तो उनको जैसे ही हम लोगों ने सबने प्रस्ताव दिया कि ये हॉस्पिटल जो है पुलिन बाबू का बहुत बड़ा देना अवदान है इस समाज के लिए, तो उनके नाम से हॉस्पिटल करवाया था। उन्होंने करवाया और बहुत सारे काम करने की उन्होंने बताया था, लेकिन टाइम कम था, नहीं हुआ। उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री है, इससे पहले जो बीजेपी के मुख्यमंत्री था, कैबिनेट मंत्री वर्तमान यहाँ के विधायक है, इन लोगों को कई बार इस चीज़ों को बोला गया ये काम कर दो, नहीं न वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आज हॉस्पिटल की स्थिति वो है, एक डॉक्टर 4-5 लाख जनसंख्या में एक डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर भी नहीं है, महिला सर्जन नहीं है, महिला पुरुष डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है, कोई सर्जन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जो लोगों को ज़रूरत है वो है ही नहीं। अगर क्षेत्र के विधायक और वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री है, उनके क्षेत्र में अगर सरकारी स्वास्थ्य की सुविधा को भी विपक्ष को धरना देना पड़े तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता। आपको ज्ञात होगा कि हमारे दिनेशपुर में एक मंदिर था बहुत बड़ा, उसमें उसको तोड़कर 60 लाख रुपये मंदिर में खर्चा किया, लेकिन फिर वही मंदिर बना। मैं तो कहता हूँ हर घर में मंदिर है, लेकिन हर घर में हॉस्पिटल नहीं है। और इतने बड़े 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में अगर एक स्वास्थ्य केंद्र है और उसकी सुविधा नहीं है और उस सुविधा के लिए धरने में बैठना पड़ रहा है, तो मंत्री जी को सोचने वाली बात है। इस हॉस्पिटल में सालों से 108 की मांग की गई, लेकिन अभी तक 108 नहीं हो पाया। कांग्रेस दलों ने सांकेतिक धरना दिया है कि हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाया जाए और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उच्चीकरण इसकी होनी चाहिए। जो एक कांग्रेस सरकार ने हॉस्पिटल बना दिए हैं, इसकी उच्चीकरण के लिए मांग कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जो जितनी जनसंख्या यहाँ पर है उस हिसाब से एक ही डॉक्टर है। दोस्तों डॉक्टर को दिया जाता है, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां 200 मरीज हो गए एक डॉक्टर से क्या होगा। नैनीताल पहुंची प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का महिला मोर्चा की जिला और नगर इकाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने कहा कि महिला मोर्चा बीजेपी की एक बड़ी शक्ति है, जिसका मकसद सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए महिला मोर्चा की सभी महिलाएं जो हैं वो निष्ठापूर्वक कार्य कर रही हैं। देखिए, चुनाव को लेकर
हमारा जो संगठन है, महिला मोर्चा को जो संगठन है, वो लगातार ज़मीन पे रहता है, प्रदेश की जनता के बीच में रहता है। चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो इस वक्त कोरोना के कारण हम जनता के बीच में थे, तो अभी भी आगे भी हमारी बहनों की कमर कसी हुई है। और अगले 6 महीने में हमने जो हमारे सरकार ने कार्य किए हैं, जो केंद्र की सरकार ने कार्य किए हैं, उनको हम बहुत ही बारीकी से अपनी जनता के बीच में ले जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़बरदस्त बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी लौटेगी। और टिहरी में कोविड महामारी की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई। कोविड की लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जिसको जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए कि बच्चों को बचाना प्राथमिकता है, कम से कम इसका प्रभाव किया जाए, यानी तीसरी लहर को, वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। और क्या चुनौतियां आ सकती हैं उसको लेकर यहां पे मंथन किया गया। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई बिंदुओं पे चर्चा की गई, मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई कि जो तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके असर को कैसे कम किया जाए, बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेके इसमें चर्चा की गई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। और टिहरी के चंबा में 4 साल से अधर में लटकी मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। पार्किंग का बचा हुआ काम पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। 6 महीने के अंदर लोक निर्माण विभाग ने पार्किंग तैयार कर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण पूरा होने से चंबा में लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, उससे जूझना नहीं पड़ेगा। इस पार्किंग में एक समय में 15 बड़ी बसें और 55 जीप, टैक्सी और कारें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, यानी सड़कों पर लगने वाला जो जाम है उससे राहत मिलेगी। क्योंकि अभी पार्किंग की व्यवस्था ना होने के चलते ये जो जीपें हैं, जो बसें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो कहीं भी पार्क कर दी जाती हैं, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। लिहाजा इसके चलते कई तरह की परेशानियां कई बार लोगों को होती है, पर्यटकों को होती है। लेकिन इस पार्किंग के निर्माण के बाद
एक बड़ी राहत मिलेगी। वर्क अवार्ड हो चुका है और इसी हफ्ते जो कि कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर देगा और 6 मंथ के उसमें जो कि काम हमारा पूरा हो जाएगा दिसंबर तक। क्या क्या काम होगा सर इसमें? बेसिकली जो हमारा जो कि रैंप है नीचे गाड़ी में जाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर से नीचे हमारे -1, -2, -3 में गाड़ी में जाने के लिए जो कि हमारा रैंप जो बना है उसका स्लैब पड़नी है, उसमें छत पड़नी है। और लालकुआ के राजकीय इंटर कॉलेज में 2 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका भवन निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और इस दौरान विधायक ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज में 77 लाख की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण होने के बाद स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बिल्डिंग 77 लाख रुपए की लागत से विद्यालय के लिए बन रही है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त पैसा होता है और ऐसी बिल्डिंग मेरी विधानसभा में इस समय लछमपुर में, गौजजाली में, लालकुआ में, पुराना बिंदुखेड़ा में बन रही हैं और धौलाखेड़ा की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन करके भी आया हूँ। कुल मिला के 5 जगह इस टाइप के भवन शिक्षा विभाग के लिए बन रहे हैं। मैं अपने लालकुआ के सभी लोगों की तरफ से उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको ये सब उपलब्ध कराया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो खुले हॉल, वेंटिलेटर की अच्छी सुविधा, रोशनी की अच्छी सुविधा के बड़े कमरे चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 28 जून से 6 जुलाई तक एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। वहीं पर्यटक स्थल को खोले जाने की भी अनुमति देने की बात कही है, लेकिन सरकार ने पर्यटक स्थल को मनोरंजन का साधन मानकर खोलने की अनुमति नहीं दी। सरकार द्वारा मसूरी के माल रोड को पर्यटक स्थल माना गया है, जिसके चलते मसूरी के सभी पर्यटक स्थल बंद हैं। वहीं पर्यटकों का जो दबाव है वो माल रोड पर पड़ रहा है, जिससे माल रोड में लोगों को भारी भीड़ होने के साथ कोविड नियमों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर पर्यटक स्थल खुल जाते हैं तो यहाँ पे नियमों की अनदेखी जरूर देखी जा सकती है। कल 28 तारीख की जो 28 जून की जो SOP आई है उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये तो डू एंड डाई वाले लोग हैं हम लोग, और हमें पूरी उम्मीद थी कि 28 जून की जो SOP आई उसमें हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि पर्यटक स्थल कहा तो गया है पर किसको पर्यटक स्थल माना गया ये हमारे समझ में नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा मनोरंजन पार्क हो या कोई भी चीज़ हो तो उन्होंने कर रखा कि ये भी बंद है। अच्छा, इन्होंने आउटडोर इंडोर को एक साथ माना है। जोशीमठ के गांव ढुमक कलगोट गांव में सड़क सुविधा नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। जोशीमठ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई पार कर रोज आवाजाही करना लोगों के लिए मुश्किल है। गांव के ग्रामीण घोड़े खच्चर से लाए राशन और अन्य सामान पर निर्भर रहते हैं। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के समय कई तरह की परेशानियां होती हैं और 15 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। मैं चमोली ज़िले के एक दूरस्थ गांव ढुमक कलगोट से बात कर रहा हूं। यहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व को कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। हमें दूर दूर के धार में जाकर हमें अपने नेटवर्क ऑनलाइन करनी पड़ रही है। रुक। कि आज आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं।
और राज्य गठन के 20 साल से भी अधिक बीतने को है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि आज भी हमारे क्षेत्र की मूलभूत सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत समस्याएं उपलब्ध नहीं है। एक और यहाँ सड़क निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन जिस कछुआ गति से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसे में लगभग यहाँ की ग्रामीणों का सपना लगभग 20 सालों में भी साकार होने वाला नहीं है। और कोटद्वार के पास रामणी पुडिंडा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की में सर्व समाज सेवा समिति ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा में गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन में पहुंचे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा, कोरोना के दौरान लोगों को एम्बुलेंस की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो समिति ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें यह साफ हुआ और ये पता चला कि एम्बुलेंस की कमी के चलते कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोग वक्त पे इलाज कई लोगों को नहीं मिल पाया। कई लोग अस्पताल पहुंचने तक के लिए उनके पास किसी तरह का बंदोबस्त नहीं था। लिहाजा आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कत फिर ना पैदा हो, किसी के सामने कोई ऐसी चुनौती ना हो, इसको लेकर यहाँ पे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।